स्टार्ट। आओ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गति के तीनों समीकरण को, और टॉपिक रहेगा कौन से आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। ग्राफ कॉपी पे भी बना सकते हैं, इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं टॉपिक की बात करता हूँ। इसमें एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण में संबंध। जब विस्थापन की बात आएगी तो हम लोग उसको लिखेंगे s। विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे? s। वेग की बात आएगी तो लिखेंगे v। त्वरण स्मॉल a होगा। तो ये s, v और a, यहाँ तक कि समय भी आएगा इसके साथ। तो समय जब आएगा तो उसके लिए t लिखेंगे। तो ये भी लिख सकते थे कि एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन, वेग, समय तथा त्वरण में संबंध। समय भी आएगा ग्राफ के, जब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो समय भी आएगा। गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। विधि कौन सा? ग्राफीय विधि। गति का प्रथम समीकरण सबसे पहले सीख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेग समय संबंध। वेग समय संबंध बोलने का कारण, क्योंकि इसमें वेग और समय के बीच का संबंध बताया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चे, v = u + at होता है। अब कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है, जैसे इतना ही लिख देगा, बोलेगा ये कौन सा संबंध है, क्योंकि और भी विस्थापन और समय भी संबंध होता है। देखो s बराबर दूसरा समीकरण ut + ½ at², समझना बात को ना। और v² = u² + 2as, ये तीन समीकरण है। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं पहले बता दूं ऑब्जेक्टिव में। जैसे ये दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा संबंध है, तो अपन लोग को बताना होगा वेग समय संबंध। इसके बारे में बोलेगा ये कौन सा संबंध है, तो इसको बताना होगा विस्थापन समय संबंध। इसको बोलेगा ये कौन सा संबंध है, तो वेग विस्थापन संबंध। यानी समझ में आ रहा है पैटर्न, पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला, ये दो लेटर को लेना है। इसके जो मतलब है उनको निकालना है। तो s मतलब विस्थापन होता है और t मतलब समय होता है। तो हो गया विस्थापन समय संबंध। ऐसा प्रश्न पूछ देगा तो गड़बड़ा जाओगे ना कि कैसा भाई क्या होता है ना, ये है तो क्या है। तो बड़ा आसान तरीका है, पहला वाला लास्ट वाला को ही संबंध कहा जाता है, ये घेर देना है उसको। तो अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं? वेग समय संबंध। वेग समय संबंध क्या होता है? प्रथम समीकरण होता है गति का, v = u + at, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, देखो। इसको करने के लिए त्वरण एक मुद्दा होगा। त्वरण बहुत हेल्प कर देगा। त्वरण हम लोग जानते हैं ए से दिखाते हैं, और त्वरण के लिए हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण बराबर। देखो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण का फॉर्मूला। वेग में परिवर्तन मतलब अचानक किसी भी वेग में बदलाव आना, या तो बढ़ना या तो घटना। इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में ढाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाल कहा जाता है। ढाल मतलब होता है या तो चढ़ाई, ऐसे चढ़ाई, या तो ढलान मतलब स्लोप, उतराई, क्या बोल सकते हैं। तो ढाल कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, जिसको मैथ्स में भी ये चीज़ आ जाता है। फिजिक्स और मैथ बड़ा कोरिलेट है एक दूसरे से। ढाल को स्लोप कहा जाता है। तो यहाँ पास ढाल दिख रहा है, क्या है? ए से बी जो है ये क्या है? ढाल है, यही ढाल है, ठीक है ना। अब यही ए से बी का ढाल हम लोगों को निकालना है। तो ढाल ए बी का, इसीलिए तो लिखा गया वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा ए बी का ढाल। ढाल का मतलब समझ में आ रहा है? ढाल का मतलब वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वेग में परिवर्तन ही क्यों? तो जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं उसके आधार पर वेग में परिवर्तन ही होगा। देखो इधर क्या है? समय है, इधर क्या है? वेग है, इधर क्या है? वेग है। तो समय के साथ वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ग्राफ देख लो, एक समान परिवर्तनशील वेग है। ऐसा सीधा लाइन होता है तो कांस्टेंट होता है, ना बदलना घटता है ना
बढ़ता है, ये क्या परिवर्तनशील है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो कौन बता रहा है? ए बी बता रहा है। भाई ए बी, तो ए बी लाइन ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे पता चलता कि परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ए बी ही बता रहा है परिवर्तन हो रहा है। तो ए बी का मान यानी ढाल ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ढाल ए बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ तक पहुँचना है, तो वेग में परिवर्तन के लिए यहाँ पहुँचना है ए से बी तक। ए से बी तक देखो, यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो अपन लोगों को ये लाइन देखोगे तो ये कहाँ जाएगा? सी पर जाएगा और ये बी, यानी अपन लोग को बी सी अगर निकाल लेते हैं तो ए बी का ढाल पता चल जाएगा। कैसे? फिर से यहाँ क्या है? ए है, यहाँ क्या है? बी है। इसका ढाल निकालने के लिए देखो, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, अगर इसके सीधे में जाओ तो यहाँ आ जाएगा और ये बी तो यहाँ है ही, तो अपन लोग को बी सी निकाल लेना है। क्या निकालना है? बी सी। और समय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। भाई 0 से लेकर डी तक ले लो, या इसी के समक्ष कौन है? ए से सी तक है, तो ए सी ले लो, एक ही बात है। ठीक है। अब बी सी निकाले कैसे? ये बी सी का मान बी से लेकर सी तक निकाले कैसे? तो सुन लो बच्चों, यहाँ से यानी 0 से लेकर के अंतिम बिंदु तक इसको अंतिम वेग कहा जाता है। 0 से शुरू किया, वेग है ही, वेग का लाइन है ये। तो 0 से शुरू किया और 0 से बढ़ते बढ़ते ए पे गया, तो ये प्रारंभिक हुआ। ए को हम क्या मान रहे हैं? प्रारंभिक वेग मान रहे हैं। यहाँ पहुँचा है शुरुआती वेग, और लास्ट वाला क्या है? अंतिम वेग है, फाइनल है। तो यहाँ से u है और यहाँ से v है। तो अभी देखना, पूरा यहाँ से यहाँ क्या है? v है, और यहाँ से यहाँ क्या है? u है। तो अपन लोग को जब यहाँ से यहाँ निकालना होगा तो क्या करेंगे? पूरे में से इसको कट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि d से लेके b लेंगे, d से लेके b लेंगे, और उसको पूरे देखो d से b में माइनस कर लेंगे d को c से, तो हम लोग को b c आ जाएगा। d c कर लेंगे, और a c तो समय है ही, ये a से लेके c तक t ही है पूरा, यहाँ से लेके अंतिम में t तक आया है, t है। अब ये बताओ कि d c जो है बच्चे, d c जो है देखेंगे, d c जो है वो क्या है? d से c तक क्या है? तो सर प्रारंभिक वेग है। लिख दीजिए इसको, u कर दीजिए। db, सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी db क्या है ना पहले, d से b तक है ना, तो फाइनल है यानी अंतिम वेग है। और dc क्या है? प्रारंभिक है। और ac क्या है? समय है। ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं तो यहाँ 1 सपोज कर लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, है कि नहीं? और इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा। ठीक है। इस u को इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, और बचेगा इधर v। तो v इज इक्वल, इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको पलट के ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, इधर लेने के साथ में u को पहले रख देते हैं और 80 को बाद में। प्लस में है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो v इज इक्वल u प्लस 80, गति का प्रथम समीकरण ये आ जाता है। इस तरह से करना है। हालांकि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं समझाने के लिए इतना इसको थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन नॉर्मल बात है। अपन लोगों को ढाल निकालना है, ए बी निकालना होगा जैसे ही, तो ए बी इसके पैरेलल जाएंगे तो बी सी आ जाएगा, और बी सी निकालने के लिए पूरे में से डी सी को माइनस कर लेंगे, पूरा v है और डी सी यू है, तो v माइनस यू करेंगे और डिवाइड में ए सी टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, ये v इज इक्वल यू प्लस ए टी आ जाएगा। तो बस इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग गति का द्वितीय समीकरण के लिए सीखते हैं कि द्वितीय समीकरण कैसे निकालें, s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर कैसे करें। आइए देखिए, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं, ग्राफ में विधि वही है, ग्राफीय विधि। टॉपिक लिख देंगे गति का द्वितीय समीकरण, यहाँ जरूर लिख देंगे विस्थापन समय संबंध। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, मतलब क्या मुद्दा रहेगा, इसके पहले हम बताएं गति का प्रथम समीकरण में तो उसमें था कि ढाल लेते हैं, इसमें है क्षेत्र
क्या, इसमें क्षेत्र लेते हैं, क्षेत्र या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मुद्दा है। वहाँ एक लाइन था, यहाँ पूरा क्षेत्रफल है। तो कभी भी विस्थापन जो है ना, फिजिक्स में या गणित में क्षेत्र से संबंधित होता है। विस्थापन, क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो विस्थापन वहाँ निकल आता है। तो आइए इसको कैसे निकालना है देखते हैं। सबसे पहले ये इस टॉपिक को डाल लेंगे आप लोग। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पास डेरिवेशन का। वस्तु का समय अंतराल 0 से t तक विस्थापन, मतलब 0 से t तक समय में, मतलब 0 से लेकर 0 से जब वस्तु जब क्या था, विरामावस्था में था, तो समय उस समय कितना था, 0 था। अब वो पूरा कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, कितने समय में, t समय में। t समय मतलब एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक कर लेंगे। तो 0 से t समय तक क्या, वस्तु का समय अंतराल 0 से t समय तक विस्थापन कैसे निकालेंगे। आप लोगों को क्या करना है, विस्थापन ही तो निकालना है। द्वितीय समीकरण में विस्थापन ही है, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो अगर कहीं लिखना हो तो ये लिख भी सकते हैं कि जहाँ विस्थापन s, वेग v, समय t, त्वरण a होता है, लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कैसे निकालते हैं विस्थापन, देखिए निकालने का तरीका क्या है। वेग समय ग्राफ पर, ये वेग समय जो ग्राफ है उस पर सरल रेखा AB द्वारा समय 0 से t तक, 0 से t तक समय अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि 0 से t तक और a से लेकर b तक ढाल, इससे पूरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकाल लिए तो पूरा विस्थापन निकल आएगा। तो यहाँ दो हिस्सों में ये क्षेत्र बांट सकते हैं इसको हम लोग। दो टाइप के इसका अंदर क्या है, क्षेत्र है। और पहला वाला हमको दिख रहा है क्या, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, और दूसरा वाला कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार, है कि नहीं। तो अगर हम लोग इसका क्षेत्र, मतलब हमको निकालना क्या है, हमको पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पूरा मतलब ये जो लाइन जो खींच दिए हैं उसका पूरा निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों के सहायता से पूरा निकल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले तो लिख देंगे क्षेत्र, यहाँ से शुरू करते हैं, ए से, इसको घेर लेंगे, ए ओ डी, और फिर यहाँ से यहाँ चले जाते हैं बी, और फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं ए। क्षेत्र इतना का क्षेत्रफल, ये एक ज्यामितीय ढंग से एक लिख लेंगे भाई, इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला क्षेत्र इसका ये वाला आयताकार वाला AODC का क्षेत्रफल, क्षेत्र AODC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, ये तो क्या है, क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है ना, आयताकार बना दिया, आयताकार क्षेत्र इतना का क्षेत्रफल, और त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार क्षेत्र ACB। ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, और कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आयत का क्षेत्रफल तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका होता है आधार गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका करेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या है लंबाई भाई, क्या है लंबाई, तो लंबाई है O से लेकर के D तक, क्या है, O से D। और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है सर D से C तक, क्या है, D से C तक। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ले लिए, कोई दिक्कत नो सर। हाफ
अब बेस, तो ये त्रिभुज में जब आएंगे तो आधार क्या है, ये AC है तो लिखेंगे AC, और ऊंचाई क्या है, CB है तो लिखेंगे CB। अब सबका मान लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लिखते हैं। बताओ OD का मान क्या है, ये OD जो है ना ये क्या है, T है तो लिखेंगे T, और DC क्या है, U। DC, वेरी गुड, U है तो लिखेंगे U। AC क्या है, तो A से लेके C तक T है, बहुत बढ़िया। और CB क्या है, तो C से B तक ये बीच वाला है, V माइनस U निकाले थे ना अभी भाई, पूरा में से U को माइनस किए थे तो क्या मिला था, CB मिला था, तो इसको क्या लिखेंगे, V माइनस U। कोई दिक्कत परेशानी, नो सर। अब मैं एक चीज़ यहाँ पास मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बन पाएगा, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पास लिख देता हूँ इसको। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, विस्थापन पूरा क्या है, जो ये क्षेत्र है किसके लिए, विस्थापन के लिए, तो हम लोग विस्थापन कैसे लिखेंगे। अब UT आ गया, अब इसको इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, T जो इंटू होगा V में, तो हाफ तो साथ में चलते रहेगा, VT हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, हमको AT स्क्वायर लाना है ना, तो यहाँ पास एक चीज़ रुक करके ये करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल U प्लस AT, ठीक है। AT जानते हैं प्रथम समीकरण से, चूँकि U इधर आ जाएगा तो V माइनस U हो जाएगा, और आ जाएगा क्या, AT। और ध्यान देंगे V माइनस U का मान क्या आ चुका है, 80। तो बस वही हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पास, तो ये क्या हो गया, UT हो गया भाई, T इंटू U, तो UT लिख दी इसको थोड़ा चेंज करके, और इसके बदले हम क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AT। तो हाफ, और पहले से T है और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे। तो ये AT इंटू में है तो खाली T का पावर बढ़ जाएगा, एक तो दो T हो गया ना, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 क्या हो जाएगा, पावर 2, तो हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो S इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अच्छा हम क्यों इंटू नहीं कराएं, कि इंटू कराते तो फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ करना है क्या है, विस्थापन समय ग्राफ, और यहाँ पर इंटू करते तो समय तो आता, लेकिन VT और UT आ जाता, फिर उसको क्या लिखते हो। तो इसलिए हम लोग प्रथम समीकरण से V माइनस U का जो मान हो सकता था AT में कन्वर्ट कर ली, और यहाँ पास चेंज करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि द्वितीय समीकरण के सॉल्व करते टाइम में पहला तो क्षेत्र ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा वाला प्रूफ करने के टाइम में तो क्षेत्रफल में दो हिस्से आ जाएंगे, एक आयताकार और एक त्रिभुजाकार, और आयताकार त्रिभुजाकार का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब लिखने के टाइम में एक चेंज और करना, लास्ट में V माइनस U को AT करना है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि भूल सकता है कोई, और कौन दिक्कत होगी, परेशानी होगी, है ना। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गति का तृतीय समीकरण, जिसको कहा जाता है, देख सकते हैं आप, V स्क्वायर इज इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। शुरू में V है तो उसको वेग बोलते हैं, और लास्ट में S है तो विस्थापन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेग विस्थापन संबंध। ग्राफ यही रहेगा, स्टेटमेंट ये लिखना है, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो आते हैं और सीखते हैं इसको। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा वस्तु का समय अंतराल 0 से T में विस्थापन, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी एक विस्थापन छिपा हुआ है। विस्थापन का यहाँ भी मुद्दा लेंगे, वहाँ भी विस्थापन के लिए थे द्वितीय समीकरण में, यहाँ भी लेंगे, वहाँ भी क्षेत्रफल को ही मुद्दा बनाया था, यहाँ भी क्षेत्रफल को ही मुद्दा बनाएंगे। तरीका थोड़ा अलग होगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 0 से वेग समय ग्राफ पर, ये वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा AB द्वारा समय 0 से T तक समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, तो वही पिछला वाला जो था कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही यहाँ भी डिक्टू है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ क्षेत्रफल जो लिए थे उसके पिछले वाले में जो लिए थे द्वितीय समीकरण में, तो उसमें लिए थे हम लोग आयत का और प्लस त्रिभुज का। यहाँ इकट्ठा पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये कौन सी आकृति है, देखो ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर इस तरह से बना हुआ है, फिर ये है, तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज किसका,
तो समलंब चतुर्भुज ए ओ डी बी बी और फिर से ए, घेर लिए इसको, यहाँ से चले और यहाँ तक घेर लिए। इसका समलंब चतुर्भुज ए ओ बी डी ए का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में क्षेत्रफल को ऐसे लिख दिया हम, ठीक है। अब देखेंगे कैसे निकालेंगे समलंब चतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला याद है तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये समांतर भुजा क्या है, समांतर भुजा है। तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा में कौन है, ए से लेके ओ तक और प्लस समांतर भुजा में कौन है, डी से लेकर, ये डी है तो डी से लेकर के बी तक, डी से लेके बी तक। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ये है ऊंचाई इसकी, यहाँ से ये जो है ना ये ऊंचाई है, यानी ए से लेके सी तक क्या है, ए से सी तक या ओ से डी तक, दोनों सेम है। ए से सी तक कर लें या ओ से डी तक कर लें, ये बिल्कुल ऊंचाई है, ऊंचाई का सेम है। मतलब समलंब चतुर्भुज को इस टाइप से बन गया है तो ये क्या है, उसकी हाइट है। ऐसे इसको सीधा करोगे ना, ऐसे सीधा करके देखोगे तो ये हाइट मिल जाएगा इस टाइप से, इसको ऐसे करोगे तो ये हाइट ले लेना है। अब इसका मान लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे इसका मान देखेंगे। ए ओ जो है वो क्या है, प्रारंभिक वेग। डी बी जो है, कहाँ डी है, तो यहाँ है। बी क्या है, यहाँ टोटल है, टोटल नहीं टोटल, टोटल क्या है, वी है भाई, पूरा 0 से लेकर के वी तक पूरा वी है फाइनल। और ओ डी क्या है, तो सर ओ और यहाँ है डी, ये ओ और डी है, ये क्या है, टी है। क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा। इसके अंदर एस तो है ना, वी और यू, टी का तो नाम और निशान नहीं है, तो टी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। टी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हटा के क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पास सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रथम समीकरण ही हेल्प करेगा और हमेशा किया भी है, दूसरे समीकरण में भी किया है ये चीज़। तो वी को, यू को कहाँ लाएंगे, माइनस में, इस ए को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। तो हमारे पास टी जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v माइनस यू। हाँ ठीक है। तो समीकरण अगर मानना है तो समीकरण इसको मान सकते हैं ऐसे थोड़ा सा लिख करके कि v माइनस यू अपॉन ए, समीकरण 1 तो लिख सकते हैं यहाँ पास कि समीकरण, अच्छा समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो कि समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पास लिख लेंगे, ठीक है। मैं लिखा हूँ क्या, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है। रखते हैं मान और देखते हैं तो क्या है t का मान, v माइनस यू अपॉन ए। हाँ, तो s इज इक्वल हाफ v u प्लस v, और यहाँ क्या है, तो पहले v को रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे भी v माइनस यू। तो t का माइनस क्या है, v माइनस यू, और डिवाइड में क्या है, a है कि नहीं, a है, ठीक है। अब देखना a और 2 इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। तो मैं फिर यहाँ पास इसको मिटा रहा हूँ, टू ए हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन यहाँ आ गया है, तो s बराबर हो जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू, और नीचे में 2a, कुछ नहीं तो 1 मान करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2as, हो गया कि नहीं। और 1 से इंटू होगा तो वही आ जाएगा। साथ ही साथ में एक और प्रोसेस यहाँ कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी सिमिलर है, बीच में प्लस माइनस का फंडा है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, a माइनस ए प्लस बी। देखो ना, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या a क्या है, v है, तो v स्क्वायर, और b क्या है, u है। समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, u को इधर ले आते हैं,
तो 2as की तरफ u आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यानी फाइनली हम लोग को क्या मिलता है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको क्या किए, इसको इधर कर दिए। तो ये है आपका गति का तृतीय समीकरण। सुनेंगे ये तीनों समीकरण ग्राफीय विधि से था। अगले वीडियो में हम लोग नॉर्मल मेथड से सीखेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से सीखेंगे। 3 मेथड है इसके, तीनों मेथड आपको सीखना पड़ेगा।